आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स। जो इंडियन पॉलिटी है वो हम श्री राम के आईएएस मटेरियल से ही करेंगे। उनकी जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, जो उनके नोट्स हैं, उसी से ही हम प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो है आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर उसमें बताए गए हैं कि क्या क्या है। तो आज हम बेसिकली उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर क्या क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा दुनिया का, मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि जैसे ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी एक और विशेषता है कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बहुत सारे डिस्कशन के बाद बनाया गया हो, बहुत सारी प्रोसेस ऑफ डिस्कशन चली हो, जिसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी हो जो कि बताए कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। मतलब जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रणाली है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, बड़े डिस्कशन के बाद आया हो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया बस और हो गया। इसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक बॉडी के बाद, जो स्पेसिफिक बॉडी जो इसको बनाने के लिए ही बनी थी, उसके काम के बाद ही उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब जैसे कि ब्रिटेन है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कभी भी कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रयास किया हो। जो भी वहाँ पे लॉ वगैरह है वो पार्लियामेंट ऐसे बना देती है, कन्वेंशंस के थ्रू चलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई बॉडी नहीं है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था या ऐसा कुछ है। तो बेसिकली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब होता है कि जिसको बनाया गया हो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, पूरे सोच समझ के जिसको तैयार किया गया हो। इसी तरह से इज़राइल है, इज़राइल के पास भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की। नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम मैनी सोर्सेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से ड्रॉ किया गया है। तो इसमें जो भी हमें ड्रॉ क्यों करना था? क्योंकि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमें वो लेनी थी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरों में अच्छी चीज़ें हैं हमें वो लेनी थी। अब जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर जान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी इसी से लिया। और हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड प्रीरोगेटिव रिट्स, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, जो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सब हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऐसे ही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ लिए हैं। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे, बट पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। और हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी लिया है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो होती है वो भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ दूसरी स्टेट गवर्नमेंट।
एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वाज़ाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ली है, ठीक है। क्वाज़ाई फेडरल मतलब बीच की, ना तो वो फेडरल है टोटली, ना ही वो यूनियन है टोटली, बीच का है। अब ये क्या होता है, क्वाज़ाई फेडरल क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आप फीचर जान लीजिए। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर भी कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया है वो लिया गया है सोवियत यूनियन से। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविज़न है वो हमने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर जो लिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर हमारे यहाँ है 368 में, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर कुछ लॉ हमने लिए हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फ्रॉम जापान, जबकि ये ब्रिटिश फीचर है, लेकिन कुछ हमने उसमें से जो हमें जापान के पसंद आए कुछ फीचर, तो हमने उसमें जापान के भी ऐड कर लिए हैं। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान भी लिया है हमने। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मोस्ट वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एट द टाइम जब इसको अडॉप्ट किया गया था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, बट अब तो इसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो ये मतलब 450 के पार ये आंकड़ा जा चुका है, ठीक है। देयर आर 12 शेड्यूल टू एम्पलीफाई एंड सपोर्ट द कंटेंट ऑफ आर्टिकल, और 12 शेड्यूल है। देखो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, 450 के ऊपर आर्टिकल्स हैं, और उसके ऊपर 12 शेड्यूल भी है इनको हेल्प करने के लिए, मतलब इन आर्टिकल्स को साकार करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक तो इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे शेड्यूल होने की वजह से वैसे ही वो लेंदी होगा। बाकी और क्या रीज़न है इसके लेंदी होने के, कि इसमें जो भी प्रोविज़न लिखे गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न लिखे गए हैं वो बहुत डिटेल्ड है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। पहले ही सब कुछ क्लियरली लिख दिया गया है, कोई इंटरप्रिटेशन का, कुछ गलत इंटरप्रिटेशन का या ऐसा कुछ मौका ही ना आए, कोई कन्फ्यूजन ही क्रिएट ना हो, इसलिए डिटेल्ड प्रोविजन प्रोवाइडेड हैं। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज़ नीड टू ले इलेबोरेटली द राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली इलेबोरेट करके लिखा गया है, कि जिसमें कि इंडियन सिटीज़न के सारे राइट्स बताए गए हैं, कि उसे क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे, और अगर उसका हनन होता है तो उसको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू डिटेल A federal constitution has to detail the right and jurisdiction of the center and the state। देखो फेडरल गवर्नमेंट, अगर आपने छोटी क्लासेस में 8th-9th में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा फेडरल गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में का बेसिक मतलब होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग 10th क्लास में हमने पावर शेयरिंग पढ़ी है। तो पावर शेयरिंग में क्या है कि जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि सेंटर शेयर कर रहा है पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो उन दोनों की जुरिस्डिक्शन में लड़ाई हो सकती है, कि वो सोच सकते हैं कि ये पावर मुझे बिलोंग करती है, वो सोच सकता है कि मुझे बिलोंग करती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सी पावर किसको बिलोंग करती है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है, since the constitution draws from many resources as shown above, it is bound to be lengthy। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत सारी और जगहों से भी लिया है, ग्रैब किया है और दूसरी जगहों से, तो ये बाउंड है कि इतना लेंदी हो, इट इज़ बाउंड टू बी लेंदी। द साइज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द country with pluralist tradition require that constitution promote the same with detailed provision। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज पॉलिसी, जो हमारी कंट्री का साइज़ है और हमारी कंट्री में जिस तरह की डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो हमारी कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं और हम किसी को दबाना नहीं चाहते, हम सबको ही इक्वल राइट देना चाहते हैं, राइट। चाहे वो कोई लैंग्वेज किसी की अलग हो या किसी का रिलीजन अलग हो, हम हर डाइवर्सिटी को उसका ड्यू शेयर देना चाहते हैं। तो अगर हम हर डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हर डाइवर्सिटी को उसका शेयर देते हैं, देन ऑब्वियसली कि हम वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखेंगे, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी भी होगा।
इंडिपेंडेंट हमने बॉडीज़ बनाई हैं बहुत सारी, ताकि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में ना वो रहे। अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेंगी तो फिर वो ढंग से अपने रूल के जो उनका काम करने का तरीका है या जो उन्हें काम करना चाहिए वो फेयरली नहीं कर पाएंगी। तो उन्हें काम को फेयरली करने के लिए गवर्नमेंट से बाहर रखना होगा, मतलब उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना होगा। जैसे एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, वो सरकार के अधीन नहीं होती, वैसे ही हमें ये बॉडीज़ बनानी होंगी जो सरकार के अधीन ना हो। तो ये बॉडीज़ हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है ये बाहर है, सरकार से बाहर है, सरकार के अंडर नहीं है और इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इनको कुछ पावर्स दी गई है अपनी अलग से, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है टू बी लेंदी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे समझते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द प्लूरलिस्ट ट्रेडिशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर है, मतलब लेजिस्लेटर के मेंबर हैं, जो भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वो ही एग्जीक्यूटिव के उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी चुने जाएंगे। जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी चुने जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो बेसिकली एमपी से ही बनती है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही निकलते हैं, उसी में से बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी और को मतलब लेजिस्लेचर में लॉ बनाने के लिए अलग लोग रख लेते और एग्जीक्यूट करने के लिए अलग लोग रख लेते, जैसे कि अमेरिका में है। बट ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ बनाने वाले लोग जो हैं वो आंसरेबल है जनता को, है ना। तो इसलिए वो सरकार से हर चीज़ का आंसर मांग सकते हैं। वो अगर जैसे ये मिनिस्टर वगैरह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सब आंसरेबल रहेंगे पार्लियामेंट को, वो सब आंसरेबल होंगे पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट में आके उन्हें हर बार आंसर करना पड़ेगा चीज़ों को लेके, उन्हें बार बार बताना पड़ेगा कि हमने ये क्यों किया है, कैसे किया है। तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी उनके ऊपर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। अगर काउंसिल ऑफ किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव आता है कि हमें इसमें नो कॉन्फिडेंस है, हमें नहीं ठीक लग रहा, तो वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन से पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। The Council of Ministers is collectively responsible to the legislature. Council of Ministers enjoy power till they have support of Popular House, लोक सभा of India. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तभी तक पावर में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का सपोर्ट है, मतलब जब तक वो लोकसभा में मेजॉरिटी में है। ताकि इसका क्या मतलब हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक रहेगी पावर में जब तक उनके पास पॉपुलर सपोर्ट है, जब तक देश की जनता उनके साथ है। देयर आर मेनी डिवाइसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड various statute and rules with the parliament hold the executive answerable. ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल ठहराती है। जैसे कि क्वेश्चन आर है, तो क्वेश्चन आर में क्या होता है, क्वेश्चन आर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स से किसी भी विषय में। मान लो बहुत सारी कहीं पे ख़राब पानी की वजह से डेथ हो रही है या कुछ ऐसी कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री की कुछ लापरवाही की वजह से कुछ हो रहा है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री से वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे और वो उनको जवाब देंगे। ऐसी सारी चीज़ें की जाती हैं। ये ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। और एक बिल्कुल रामबाण जो है, फिर फाइनल ब्रह्मास्त्र जो है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ प्रोवाइडेड टू वोट आउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ईदर replace it with another party or coalition or have general election to the Lok Sabha। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जिससे पूरे का पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाहर निकाला जा सकता है कि हमें इस काउंसिल में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, निकालो इन्हें बाहर। तो ऐसा किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे दोबारा से या तो इलेक्शन होंगे और या फिर कोई और पार्टी सरकार बनाएगी। Parliament has enormous power to make law and amend the constitution, but unlike in Britain where Parliament can make any law, in Indian parliamentary power is limited by following। देखो,
ब्रिटेन में एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो भी लॉ बना देती है वो फाइनल हो जाता है, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट के साथ एग्जीक्यूटिव और इंडियन जुडिशरी को इक्वल उस पे रखा गया है, इक्वल पावर पे रखा गया है, तीनों इक्वल हैं। अलग अलग चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए अलग अलग इनके पास पावर है, लेकिन पार्लियामेंट की पावर को भी थोड़ा सा लिमिट किया गया है। कैसे? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिवाइड कर दी है स्टेट की और सेंटर की, है ना। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसके ऊपर स्टेट ही रूल बना सकते हैं, पार्लियामेंट उधर कुछ भी नहीं कर सकती। तो फेडरलिज्म एक तो हो गया, फेडरलिज्म की वजह से थोड़ी सी पावर लिमिट हो गई पार्लियामेंट की। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू, जो जजेस हैं, जो जुडिशरी है वो रिव्यू कर सकती है। वो कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया है और अगर सिटीज़न की नज़रों में वो गलत है और उसने जाके जुडिशरी में ये बात कही है, जुडिशियल लिटिगेशन हो गई है, तो जजेस उस चीज़ को देखेंगे और उस चीज़ का निवारण करेंगे कि क्या ये लॉ सही है, गलत है, या जो भी उन्हें लगता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये भी है एक जो जुडिशियल रिव्यू है, वो भी पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है, या जो बोले हम कि बिल्कुल कि सबसे ऊपर होने से उसे रोक रही है, पार्लियामेंट की पावर